नमस्ते बच्चों। आज हम फिर से स्टार्ट करने वाले हैं अपनी कक्षा 5 का व्याकरण विज्ञान, क्योंकि आप सभी जानते हो क्योंकि हमारा जो व्याकरण विज्ञान है हम उसमें बहुत पीछे हैं, है ना। क्योंकि हमारा जो हिंदी का टेक्स्ट बुक है उसमें तो हमारे पार्ट 3 तक कंप्लीट हो गया है, पर व्याकरण में नहीं हुआ ना। तो हम क्या पढ़ेंगे? व्याकरण विज्ञान। चलो पढ़ना स्टार्ट करें। आप सब रेडी हो? ओके, वेरी गुड। अब देखो हमारा पार्ट 1 वो तो कंप्लीट हो गया था, है ना। बट पार्ट 2 वर्ण विचार आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, पार्ट 2 का नाम है वर्ण विचार। बोलते और लिखते समय हम वाक्यों का प्रयोग करते हैं। जब भी हम बोलते हैं या लिखते हैं तो हम क्या करते हैं? एक वाक्य का प्रयोग करते हैं। भाषा की सार्थक इकाई क्या होती है? वाक्य होती है। कभी एग्जाम में ये भी आ जाता है कि भाषा की सार्थक इकाई क्या होती है? वाक्य। वाक्य जो है वो शब्दों से बनता है, शब्द अनेक ध्वनियों से, और भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं और इन्हीं को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ठीक है, जो चिन्ह निर्धारित किए गए हैं उन चिन्हों को वर्ण कहा जाता है। चित्रों के नीचे लिखे शब्द पढ़िए। ये चित्र दिया है, वैसे चित्र देख के आप सभी को समझ में आ गया होगा कि ये किसका चित्र है? बादल। दूसरा चित्र किसका है? मछली। और तीसरा खरगोश। ठीक है, ये सभी शब्द कई ध्वनियों या वर्णों से मिलकर बने हैं। जैसे दिया है बादल, तो किससे मिलके बना है? ब। और ध्वनि क्या हुई? आ, द, अ, ल, अ। इसी तरह मछली भी म, छ, ल और ई बड़ी ई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ल में बड़ी ई की मात्रा है। नेक्स्ट है खरगोश, तो क्या बना इसकी ध्वनि से? क्या शब्द? ख, अ, र, अ, ग, ओ, श, अ। इस ध्वनियों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, अतः ये क्या है? वर्ण है। ये सभी क्या है? वर्ण है। इनके हम और टुकड़े नहीं कर सकते हैं। वर्ण ध्वनियों के मौखिक और लिखित दोनों के प्रतीक होते हैं, अतः हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं हम? वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। प्रत्येक भाषा में वर्णों का एक निश्चित समूह होता है। जब हम वर्ण लिखते हैं तो एक निश्चित क्रम से लिखते हैं। ठीक है, जैसे अ के बाद आ आता है, आ के बाद ई आता है, तो ये क्या है? एक निश्चित क्रम है। किसी भाषा के निश्चित वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। जब इस तरह से क्रमबद्ध लिखते हैं हम तो एक समूह बन जाता है, तो उसको वर्णमाला कहते हैं। निश्चित वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में स्वर, तो स्वर क्या होते हैं? अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। और अयोगवाह जो होते हैं वो होते हैं अन और अह। ठीक है, तो ये हो गया स्वर। अब हम आते हैं व्यंजन के ऊपर। व्यंजन भी आप सभी को पता होगा, क, ख, ग, घ, ङ। ठीक है, च, छ, ज, झ, न्य। ओके, फिर आगे है ट, ठ, ड, ढ, न्य, अडक और अढ़क। त, थ, द, ध, न। प, फ, ब, भ, म। य, र, ल, व, श, श, स, ह। क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। तो देखो ये चारों जो है ये क्या है? संयुक्त व्यंजन है। कौन कौन से? क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। तो ये संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, ग्रहित ध्वनियां अ, ठीक है, अ साउंड निकलता है स और फ। तो वर्णों के भेद, वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन।
ठीक है, तो पहले हम स्वर पढ़ेंगे। जिन वर्णों के बोलने में वायु बिना किसी रुकावट के मुंह से बाहर निकलती है उन्हें स्वर कहते हैं। यानी कि बोलने में किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं आती है, ठीक है, किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं आती है, तो उसे स्वर कहा जाता है। इनका उच्चारण अन्य किसी वर्ण की सहायता के बिना किया जा सकता है ना। तो स्वर का उच्चारण करने के लिए हमें किसी भी वर्ण की सहायता की जरूरत नहीं होती है। और स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। ये याद रखना हो कि स्वर भी 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के स्वर होते हैं? 3 प्रकार के स्वर होते हैं। एक होता है ह्रस्व स्वर, एक होता है दीर्घ स्वर, और तीसरा स्वर जो होता है वो लुप्त स्वर होता है। ओके, लुप्त स्वर। अब इसमें फर्स्ट है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होता है? तो देखो, जिन स्वरों के उच्चारण में थोड़ा समय लगता है, मतलब कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व या मूल स्वर कहते हैं। ये 4 होते हैं, जैसे अ, इ, उ, दि। ये क्या है? ह्रस्व स्वर होते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण करते समय में हमें कम समय लगता है, इसलिए ये ह्रस्व स्वर होते हैं। और जो दीर्घ स्वर होते हैं उनके उच्चारण में ज़्यादा टाइम लगता है, मतलब ह्रस्व से भी 2 गुना टाइम लगता है। तो देखो क्या है, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, औ, ये क्या है? दीर्घ स्वर होते हैं। अंग्रेजी भाषा के कुछ शब्दों का हिंदी में समावेश हो जाने के कारण अ को भी ग्रहित ध्वनि के रूप में लिया गया है, यानी कि अ जो है उसको भी स्वर मान लिया गया है। ठीक है, इसका प्रयोग अंग्रेजी के शब्दों जैसे डॉक्टर, बॉल, टॉफी, रॉकेट आदि में किया जाता है। अब हम आते हैं प्लुत स्वर पर। प्लुत स्वर क्या होता है? तो जिनके उच्चारण में ह्रस्व से 3 गुना समय लगता है, ओके, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं, जैसे ओम। ओके, अब आते हैं व्यंजन पे। स्वर हो गया हमारा, 3 प्रकार के स्वर भी पढ़ लिए हमने। अब व्यंजन की बारी है। तो देखो, जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली वायु के रास्ते में किसी प्रकार की रुकावट होती है तो उन्हें व्यंजन कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है? 33 संख्या होती है। और जो व्यंजन होता है इन्हें बोलने के लिए स्वर की सहायता ली जाती है। ठीक है, बिना स्वर के व्यंजन नहीं बोले जा सकते हैं। यहाँ भी यही दिया है, इन्हें स्वर की सहायता से ही बोला जाता है। जैसे क व्यंजन का उच्चारण हम तभी कर सकते हैं जब इसमें अ स्वर मिला हो। जब अ स्वर मिलेगा तब इसे हम क्या बोलते हैं? क रूप में बोल सकते हैं या लिखते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ भी दिया है क अ, तो क, ख अ, ख, ग अ, ग। जैसे स्वर के भेद होते हैं उसी तरह से व्यंजन के भी भेद होते हैं। उच्चारण के स्थान के आधार पर व्यंजन के 3 भेद होते हैं। ठीक है, पहला भेद है स्पर्श व्यंजन। ठीक है, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जो है ये क से लेकर म तक के सभी व्यंजन जो होते हैं वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ध्यान रखना बेटा, ओके। क से लेकर म तक सारे व्यंजन स्पर्श व्यंजन होते हैं। इन्हें बोलते समय जीभ को कंठ, तालु, मूर्धा या होठ का स्पर्श करना पड़ता है। ठीक है, जब भी इन वर्णों को हम बोलते हैं तो हमें किन किन का? कंठ, ठीक है, तालु, मूर्धा और होठ का स्पर्श करना पड़ता है। इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है और हर वर्ग का नाम पहले वर्ण के आधार पर रखा गया है। जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो स्टार्टिंग वाले जो लेटर्स हैं, जो वर्ण हैं, इन्हीं के आधार पर इस वर्ग का नाम रखा गया है। ठीक है, जैसे क वर्ग में क, ख, ग, घ, ङ। ठीक है, और इसका जो उच्चारण होता है वो कंठ से होता है। कंठ मतलब गले से आवाज निकलती है। ठीक है, और च वर्ग जो है वो च, छ, ज, झ, न्य, ये तालु से होता है। तालु मतलब जो होता है हमारे मुंह का ऊपर वाला भाग। ठीक है, च, छ, ओके।
वो तालु होता है। हमारा मुंह जो है उसका ऊपर वाला भाग तालु कहलाता है। अब ट वर्ग का जो ड वर्ग में कौन कौन से व्यंजन है? ट, ठ, ड, ढ, न, ड और अड़क। ठीक है, इसका उच्चारण स्थान जो है वो मूर्धा होता है। मूर्धा मतलब होता है तालु के पीछे वाला स्थान। ठीक है, और जब भी मूर्धा मूर्धा उच्चारण स्थान होता है तो इसमें जो हमारे टंग होती है, हमारी जो जीभ होती है, वो उल्टी होके उच्चारण होता है। ठीक है, ट ठ ऐसे उल्टा हो जाता है वो। ठीक है, अब आता है त वर्ग। तो त, थ, द, ध, न ये इसके व्यंजन है और ये दांत से उच्चारण होता है। त, थ, द, ध, न। अब आता है प वर्ग। तो प, फ, ब, भ, म ये होठ से उच्चारण होता है इनका। ठीक है, होठ तो आप सभी जानते हो। अब आता है अंतस्थ व्यंजन। तो यर, लव ये क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। इनमें उच्चारण में जीभ विशेष सक्रिय होती है। अंतस्थ व्यंजन इसलिए बोलते हैं इनको क्योंकि क्या होता है, ये जो है ये स्वर और व्यंजन के बीच की स्थिति होती है। ठीक है, स्वर और व्यंजन के बीच की स्थिति होती है, इसलिए इनको अंतस्थ व्यंजन भी बोला जाता है। और ये व्यंजन आखिरी में आते हैं, यानी कि प, फ, ब, भ, म स्पर्श व्यंजन के बाद जो व्यंजन आते हैं वो अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अब आता है ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन श, श, स, ह ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। इनको ऊष्म व्यंजन क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनका उच्चारण करते समय मुंह में एक प्रकार की रगड़ उत्पन्न होती है। श, श, स, ह। ठीक है, जिससे क्या होता है? गर्मी पैदा होती है और गर्म हवा निकलती है। गर्म हवा की वजह से ही ऊष्म व्यंजन है ये। ठीक है, और ऊष्म मतलब भी गर्म होता है। अब आता है संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त से ही पता चल रहा है, दो व्यंजनों के मेल से जो व्यंजन बनता है उसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे क्ष क्षत्रिय वाला, तो क्ष ये किससे मिलकर बना है? क और श से मिलकर बना है। क और श। त्र जो है वो त और र से मिलकर बना है। इसी तरह ज्ञ जो है वो ज और न्य से मिलकर बना है। अब श्र जो है वो श और र से मिलकर बना है। ओके बेटा, तो ये चार जो है ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। अब हम आते हैं अरबी फारसी भाषाओं के शब्दों के हिंदी में शामिल होने के कारण स और फ ध्वनियों को ध्वनियों के रूप में माना गया है। ठीक है, जैसे ज और ज, फ और फ के उच्चारण और लेखन से कई शब्दों के अर्थ को समझने में भी स्पष्टता आती है। बस ये एक बिंदु लग जाने से इनके जो अर्थ होता है वो अलग अलग हो जाता है। जैसे यहाँ दिया है सजा, तो सजाना मतलब सजाना, डेकोरेट करना। एक दिया है सजा जा, तो सजा मतलब होता है दंड। ठीक है, पनिशमेंट देना। अब एक है फन। फन मतलब होता है आपका जो फन होता है वो फन है। ठीक है, और एक फन, फन का मतलब होता है हुनर। ठीक है, आप में क्या हुनर है, क्या कला है, वो फन आदि। हिंदी वर्णमाला के स्वरों के अंत और व्यंजनों से पहले अंग और अह ध्वनियां आती है ना। अंग को अनुस्वार और अह जो है उसको क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। याद रखना बेटा, अंग जो है वो अनुस्वार है और अह जो है वो विसर्ग है। ये अ के योग से ही वाहन करते हैं, यानी अ के बिना इनका उच्चारण संभव नहीं है, इसलिए इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। अंग और अह जो है ये कौन से स्वर हैं? अयोगवाह। विसर्ग का प्रयोग केवल संस्कृत शब्दों में ही होता है, जिसे अतः, प्रातः, प्रायः ये जो दो बिंदु लगी हुई है ये विसर्ग का चिन्ह होती है आदि में। अब अनुनासिक क्या होता है? अनुनासिक मतलब होता है चंद्र बिंदु। ठीक है, अनुनासिक का चिन्ह क्या होता है? चंद्र बिंदु लगाना। इसे बोलते समय हवा जो है वो मुंह और नाक दोनों से निकलती है। व्यंजनों के साथ अनुनासिक स्वर मात्राओं के रूप में आते हैं, जैसे चांद। ठीक है, मुंह और नाक दोनों से निकलती है हवा, तो चांद, कांच, पूंछ आदि। परंतु यदि मात्रा शिरोरेखा के ऊपर लगी हो तो चंद्र बिंदु केवल बिंदु के रूप में उपयोग में लिया जाता है। ठीक है, जैसे मैं, तो इसमें चंद्र बिंदु नहीं लगा, ओनली क्या लगा? बिंदु लगा है। क्यों? तो देखो क्यों में ही बिंदु लगा है। ईंट, तो यहाँ चंद्र बिंदु हटके ओनली बिंदु लगती है।
ठीक है, नहीं आदि में प्रत्येक वर्ण के ऊपर लगी हुई जो रेखा होती है इसको शिरोरेखा बोलते हैं। ठीक है, ये जो लाइन होती है जिस पर हम अक्षर शब्द लिखते हैं ये शिरोरेखा होती है। अब आता है अनुस्वार। तो अनुस्वार क्या होता है, एक बिंदु लगाना। ठीक है, एक बिंदी जो होती है उसको अनुस्वार का चिन्ह बताया है। इसका उच्चारण करते समय हवा केवल नाक से निकलती है। इसका प्रयोग वर्णमाला के पांचों वर्गों के पंचम यानी अंतिम वर्ण के स्थान पर होता है। ठीक है, जैसे यहाँ दिया पंख, तो देखो कौन सा पंख, ये अंग वाला आया है। ठीक है, अंग वाला आधा अंग। कंघा, तो ये भी आधा अंग लगा है इसमें। मंच, तो देखो ये ण्य वाला मंच आया है इसमें। घंटी, तो ये ण वाला आया है। बंदर, तो न आया आधा न। खंभा, तो आधा म आया है। तो इस तरह से अलग अलग स्थान पे अलग अलग प्रयोग होते हैं। अनुस्वार जिस वर्ण के ऊपर लिखा जाता है उसके तुरंत बाद बोला जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ घंटी, तो देखो न का साउंड जो है वो घ के बाद आ रहा है। ठीक है, तो उसके बाद में बोला जाता है। हलंत, हल चिन्ह, ये यहाँ पर हलंत का चिन्ह ऐसा होता है। तो हलंत का प्रयोग अरहित वर्ण को लिखने के लिए किया जाता है, यानी कि जिसमें अ नहीं होता है उसके साथ हलंत का प्रयोग किया जाता है। हलंत लगने से ये जो वर्ण हो जाते हैं ये आधे रह जाते हैं। ठीक है, जैसे द, ट, प आदि। अब आते हैं हम संयुक्त व्यंजन के ऊपर। वर्णमाला में दिए गए 4 संयुक्त व्यंजनों या संयुक्त अक्षरों, हमें पता है संयुक्त व्यंजन अभी हमने पढ़ा है कौन कौन से हैं, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र के अतिरिक्त हिंदी में अन्य व्यंजनों को मिलाकर लिखते हैं। अन्य व्यंजनों को मिलाकर भी लिखा जा सकता है संयुक्त व्यंजन में। ठीक है, यहाँ संयुक्त व्यंजन के और भी रूप दिए हैं। जब दो व्यंजन मिलाकर लिखे जाते हैं तो उनके बीच स्वर का लोप हो जाता है ना, यानी पहला व्यंजन अरहित होता है और दूसरा व्यंजन जो होता है वो असहित होता है। संयुक्त व्यंजनों के रूप, जैसे खड़ी पाई हटाकर, खड़ी पाई क्या होती है, ये एक स्टैंडिंग लाइन जो होती है इसको खड़ी पाई बोलते हैं। ठीक है, जिन व्यंजनों में खड़ी पाई होती है, एक स्टैंडिंग लाइन होती है, उन्हें दूसरे व्यंजन के साथ संयुक्त करते समय, संयुक्त मतलब होता है जोड़ते समय, पाई हटा दी जाती है। कैसे, जैसे यहाँ दिया है। ठीक है, क्या दिया है, जैसे पुष्प, तो ये आधा श षटकोण वाला कर दिया, इसकी पाई हटा दी है ना। बग्घी, तो ये ग की पाई हटा दी। नमस्ते, तो ये स की पाई हटा दी। गन्ना, तो ये न की पाई हटा दी। ठीक है, तो पाई हटाकर भी संयुक्त व्यंजन के रूप में इसका यूज किया जा सकता है। सेकंड है घुंडी हटाकर। अब घुंडी क्या होता है, तो जैसे कर्व जो होता है उसको घुंडी कहते हैं। जैसे क है ना, तो आधा क लिखना है। फ, दो ऐसे व्यंजन हैं जिनके पीछे घुंडी है। ठीक है, इन्हीं दो में घुंडी होती है। इन्हें संयुक्त करते समय इनकी घुंडी हटा दी जाती है। कैसे, जैसे चक्की, तो ये घुंडी हटा दी आधी है ना। मक्खी, तो ये घुंडी हटा दी। भक्त, ओके, और टक्कर। अब आता है हलंत लगाकर। तो देखो अंग, छ, ट, ठ, ड, द, ह व्यंजनों को आधा लिखने या दूसरे व्यंजन के साथ संयुक्त करते समय हलंत लगाकर लिखा जाता है, पता है अपने को। जैसे लट्टू लिखना है तो ट के नीचे हलंत लगाया है। बुढ़ा लिखना है तो ड के नीचे हलंत लगाया है। चिट्ठी लिखना है तो ट के नीचे हलंत लगाया है। और लड्डू लिखना है तो ड के नीचे हलंत लगाया है। क्यों, क्योंकि हमें आधा आधा वर्ण बोलना है ये। ठीक है ना, आधा व्यंजन बोलना है इसलिए। ओके, अब र के संयुक्त रूप, र के कौन कौन से रूप होते हैं यहाँ हम ये देख लेते हैं। तो जब कोई व्यंजन र के साथ मिलता है तो र के रूप इस प्रकार हो जाते हैं। हमें पता है र का रूप हमने पहले भी पढ़ा है। ठीक है, एक र का रूप ये होता है और एक र का रूप ऐसा होता है। ओके, जैसे प्रेम, क्रम, विनम्र, समुद्र, ट्रक, राष्ट्र, ड्रामा आदि में जब र की ध्वनि व्यंजन के बाद सुनाई दे तब र नीचे लगता है। ठीक है, जब र की ध्वनि कब सुनाई दे, व्यंजन के बाद। जैसे यहाँ व्यंजन है प, ठीक है, तो प के बाद सुनाई दे रही प्रे, र देखो प्रे, रे है ना, पहले प साउंड आ रहा है, प्रेम।
ठीक है, इसलिए ये जो र है वो नीचे लगा है। और जब र की ध्वनि व्यंजन से पहले सुनाई दे तब र जो है वो व्यंजन के ऊपर लगता है। ठीक है, ऊपर की साइड लगता है, ऐसे रैफ जिसको बोलते हैं। जब र व्यंजन के साथ मिलता है तो उसके ऊपर भाग में रैफ इस वाले रूप में लग जाता है, जैसे धर्म, वर्ष, वर्षा, कर्ण, आदर्श आदि में। अब आता है री का प्रयोग। तो री से ऋषि का प्रयोग भी हमें पता है, इसका उच्चारण री जैसा ही होता है ना, तथा इनका उपयोग जो है वो तत्सम शब्दों के रूप में होता है, जैसे गृह, मृग, ऋषि आदि। स्वर तथा उनकी मात्राएं। तो स्वर और उनकी मात्राएं पढ़ने वाले हैं हम। तो स्वर दो प्रकार से लिखे जा सकते हैं। एक तो अपने मूल रूप में लिखते हैं, जैसे अ से अनार, अ से अब, ठीक है, आ से आम, ई से इधर, और बड़ी ई से ईद, और ऊ से ऊन आदि। और दूसरे किस तरह से लिखते हैं, व्यंजन के साथ मिलाकर लिख सकते हैं। जैसे ये व्यंजन है क, तो क में आ है ना, आ स्वर लगाया है तो का न। ठीक है, ये क में छोटी ई की मात्रा वाला, ठीक है ना, यानी कि छोटी ई स्वर लगाया है तो किला। ल में आ स्वर लगा है। तो इस तरह से एक तो मूल रूप में हम लिख सकते हैं स्वर को, और एक व्यंजन के साथ मिलाकर लिख सकते हैं। हिंदी वर्णमाला के प्रत्येक व्यंजन में अ स्वर मिला रहता है, ये तो हमें पता है। अ के अतिरिक्त जब कोई स्वर व्यंजन से मिलता है तो उस स्वर का रूप बदल जाता है। स्वर का यही बदला हुआ रूप उसकी मात्रा कहलाता है। ठीक है, जैसे कोई चिन्ह लगाया तो उसका जो स्वरूप होता है वो बदल जाता है, और वो बदला हुआ जो रूप होता है वो क्या कहलाता है, उसकी मात्रा। ठीक है, व्यंजन के साथ स्वर का जो चिन्ह लगता है उसे मात्रा कहते हैं। जैसे यहाँ दिया है, स्वर दिया है अ, तो बेटा याद भी रखना कि अ जो स्वर है उसकी कोई मात्रा नहीं होती है। ठीक है, अ और इससे मात्रा वाले शब्द क्या क्या बन सकते हैं, कमल, घर, महल, अचकन, बतख। आ शब्द से इसकी मात्रा कैसे लगती है, खड़ी पाई लगती है। ठीक है, काम, काला, चना, चार, बाजार। छोटी छोटी की मात्रा आगे से लगती है। ठीक है, यानी कि व्यंजन के पहले लगती है, जैसे दिन, सिर, गिलास, चिड़िया, तकिया। बड़ी की मात्रा व्यंजन के बाद में लगती है, चीनी, कील, हाथी, मछली, सीटी। छोटे ऊ की मात्रा जो है वो व्यंजन के नीचे लगती है। ठीक है, पुल, चुन, गुलाब, साबुन, जामुन। और बड़े ऊ की मात्रा जो है ये भी व्यंजन के नीचे लगती है, जैसे चूहा, फूल, तराजू, आलू, चबूतरा। ओके, अब आते हैं हम री की मात्रा, जो कि व्यंजन के नीचे की साइड लगती है। एक कर्व दिया जाता है, एक घुमाव दिया जाता है। तो देखो, वृक्ष, कृपा, मृत, अमृत, कृषि। ए की मात्रा व्यंजन के ऊपर लगती है। ठीक है, मेरा, केला, सबेरा, रेशम, गणेश, ये सब में क्या है, एक की मात्रा लगी हुई है। बड़े आई की मात्रा, ठीक है, जैसे पैर, महीना, पैसा, सैनिक, पैदल। ओ की मात्रा मोर, चकोर। ओ की मात्रा भी जो है वो व्यंजन के पीछे लगती है। मोर, चकोर, कोना, टोकरी, खरगोश। औ की मात्रा एक खड़ी पाई और दो ऊपर मात्रा। ठीक है, जैसे कौन, पौधा, बहुना, सौगात, कसौटी। अब हम आते हैं र में उ और ऊ की मात्राओं का प्रयोग, यानी कि छोटे ऊ की और बड़े ऊ की मात्राओं का प्रयोग। तो जब छोटे ऊ की मात्रा का प्रयोग करते हैं तो ऐसा रू बनता है। ठीक है, यानी कि अंदर इसमें सर्कल नहीं बनता है। तो इसे रुक, रुपया, गुरु, करुणा। ठीक है, और जब बड़ा ऊ होता है तो अंदर ऐसे कर्व देकर ऐसे सर्कल जैसा बनता है। ठीक है, अंदर से कर्व होता है, अंदर से घुमाव होता है इसमें बड़े ऊ में, जैसे रूप, रूठना, जरूर, अमरूद। ओके बेटा, हमारा ये वाला पार्ट 2 यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप प्लीज़ बताइएगा। ओके बेटा, थैंक यू बच्चों, आप सभी अपना अपना ध्यान रखना। बाय।